हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट अप प्री क्लिनिकल स्टडी लैब। ये एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो उनके लिए मैंने ये बनाया। तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि अगर लैब प्री क्लिनिकल सेटअप करना हो तो कैसे करें। तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठा करके रखे हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत हाई लेवल लैब्स के लिए नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ हद तक इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलो देख लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ा के क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला ही एम, अगर आप लैब सेटअप करना चाहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी लैब, तो आपका पहला ही एम ये होना चाहिए कि आपको जीएलपी लैब लेना है और आपको सेफ्टी स्टडीज जो करनी है, या फार्माकोलॉजिकल स्टडी करनी है, या बायोलॉजिकल स्टडीज करनी है, तो उसमें प्रोडक्ट को असेसमेंट करने का जो आपका होना था वो जीएलपी कंप्लायंस होना चाहिए। ये हमारा मिशन होना चाहिए अगर हम लैब स्टार्ट करना चाहते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडी लैब। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट्स हमने इसमें समराइज किए हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन पावर, फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, और दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और लास्ट है आपका बिजनेस स्कोप्स। इसमें बिजनेस स्कोप क्या है। तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट्स फॉर प्लानिंग ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें तो पहले एनिमल हाउस फैसिलिटी के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लार्ज एनिमल फैसिलिटी बनाना चाहते हैं या स्मॉल। तो लार्ज एनिमल फैसिलिटी बनाने के लिए तो ये मैक्सिमम ऐसी लैब्स बनाते हैं जिनको वैक्सीनेशन या वैक्सीन जैसी चीज़ें टेस्ट करनी रहती हैं, तो लार्ज फैसिलिटीज़ बनाते हैं। और स्मॉल एनिमल फैसिलिटीज़ मैक्सिमम बनाई जाती हैं अगर क्लिनिकल स्टडीज़ में देखा जाए तो। वैसे रिक्वायरमेंट्स दोनों की होती है। अगर आप रेगुलेटरी कोई प्रोडक्ट इसमें जैसे कि CDCOC हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें टॉक्सिसिटी स्टडीज जैसे होती हैं, तो उसमें एक प्रोटोकॉल, एक स्टडी आपकी इसमें मांगते हैं स्मॉल एनिमल्स में और एक लार्ज एनिमल्स में। कोई भी प्रोडक्ट आपको अप्रूवल करवाना हो CDC अप्रूवल के लिए। तो एनिमल हाउस फैसिलिटी, जब स्मॉल एनिमल्स का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, स्मॉल एनिमल्स में रैट, माइस, गिनीपिग और रैबिट्स होते हैं। बहुत सारी जगह हैमस्टर भी यूज करते हैं और दो एनिमल्स यूज करते हैं। और उसके लिए पहला पॉइंट तो यह है कि आप स्मॉल या लार्ज में फाइनल कर लीजिए। तो स्मॉल एनिमल्स के लिए मैं बता रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। उसमें फिर दूसरी चीज ये देखी जाती है कि ब्रीडिंग हाउस फैसिलिटी आप उसमें रखना चाहते हैं, नहीं रख सकते। अगर ब्रीडिंग हाउस फैसिलिटी आप रखते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत सारी चेंज होगी, पर वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम आगे उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पर अभी मैं ब्रीडिंग हाउस फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पूरे आगे फैसिलिटीज को रन करने के लिए और रिक्वायरमेंट क्या होगी उससे रिलेटेड ही बता। IBC फैसिलिटी बनाना चाहते हैं कि नहीं। IBC में इंडिविजुअल वेंटिलेटेड केज आते हैं, जिसमें जो एक केज होता है उसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड किया रहता है पर केज वाइज। उसमें 3 या 4 एनिमल्स रख सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज बनाना हो तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। और कन्वेंशनल फैसिलिटी बनाना चाहते हैं जो केज में कि आपने एक रूम में AC प्रोवाइड कर लिया और उसमें आप एनिमल्स को रख रहे हैं, तो वो एक कन्वेंशनल फैसिलिटी होगी, वो आप उसके लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज है कि एनिमल फैसिलिटी में आपकी इंडिया में अगर रिक्वायरमेंट्स देखना चाहते हैं तो कॉरिडोर्स की होती है। उसमें आपको एक सर्विस कॉरिडोर रखना पड़ेगा और एक क्लीन कॉरिडोर करना पड़ेगा, और हर रूम को ये दोनों कॉरिडोर से कनेक्ट करना पड़ता है। ये चीजें रहती हैं उसमें। इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं। कुछ रूम्स होते हैं जिसको आप इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि नेक्रोप्सी रूम है, उसको आप ये क्लीन कॉरिडोर से ना कनेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरी चीज है कि HVAC सिस्टम आपने लगाया है कि
लगाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर स्ट्रॉन्ग पावर बैकअप चाहिए आपको, उसमें जेनसेट इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑनलाइन यूपीएस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डाटा आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है स्टाफ सिटिंग अरेंजमेंट विथ कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड रेस्ट रूम। ये तो जरूरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि अगर आपके पास वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, तो उनको लिए सिटिंग अरेंजमेंट देखना ही पड़ता है क्योंकि एक बार प्लानिंग हो गई और आपके पास अरेंजमेंट सिटिंग साइंटिस्ट की नहीं है या रिसर्चर्स के लिए, तो ये बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फिर स्टोरेज एरिया में की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि बेडिंग के मटेरियल्स, फीड मटेरियल्स, सबकी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है गाइडलाइंस अकॉर्डिंग। तो आपको स्टोरेज एरिया साल पहले से ही मेंटेन रखना पड़ेगा जिसमें केज स्टोरेज हो सकता है। फिर फीड और बेडिंग के लिए अलग अलग आपको चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर बायो वेस्ट डिस्पोजल के लिए आपको एक एरिया अलॉट करना पड़ेगा जो कि फैसिलिटी से बाहर आपको बनाना पड़ेगा, फैसिलिटी से बाहर ऐसे जैसे कंपाउंड में, और उसके लिए स्पेशल व्हीकल्स और वो सब चीज़ के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आप उसको मीन्स हो सकता है कि आप खुद अरेंज करें या किसी थर्ड पार्टी से अरेंज करवा सकते हैं इसको, बायो वेस्ट डिस्पोजल। अब नेक्स्ट एनिमल हाउस रिक्वायरमेंट है। अगर जीएलपी कंप्लायंस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें सैंपल एंट्री एरिया है जहाँ पर सैंपल को एंट्री करते, जैसे आप सीआरओस चला रहे हैं तो सैंपल्स जो आपके पास आएंगे उनको एक तरीके से कोडिंग करनी पड़ती है और सैंपल्स को एंट्री करना है। एंट्री करके उसकी पूरी पैकेजिंग से लेके सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो सैंपल एंट्री एरिया की ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत बार मैनेजमेंट को पता होता है और साइंटिस्ट को पता नहीं होता कि इसमें कौन सा फॉर्मुलेशन है। तो ये सब चीज़ें वो इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से करते हैं, सीआरओस अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। तो सैंपल एंट्री एरिया एक होना चाहिए जो एक डेजिग्नेटेड एरिया हो सकता है कि ये तो फैसिलिटी से बाहर आपको रखना है। और सैंपल प्रिपरेशन एरिया ये एंट्री होने के बाद, जैसे एनिमल हाउस फैसिलिटी में आपने टेस्टिंग के लिए इसको ले लिया सैंपल, तो सैंपल प्रिपरेशन एरिया होता है जिसमें कि जैसे आपको डोजिंग करने से लेके सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं कि ओरल डोज देना है, आईवी डोज देना है, सबक्यूटेनियस डोज देना है, आईपी डोज देना है। तो उस हिसाब से सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है डोजिंग के लिए। तो डोसेस फॉर्म के लिए ये एरिया अलॉट किया जाता है। एनिमल हाउस एंट्रेंस एंड चेंज रूम, ये जैसे अब साइंटिस्ट एंट्री होगी तो उनके लिए पीपी किट और एप्रन्स सारी चीज़ें इसमें एनिमल हाउस एंट्रेंस में मेंटेन की जाती है। जिस और विजिटर्स आते हैं या बाहर से कोई आता है तो उसको दिखाने के लिए सारी पीपी किट्स और सब रेडी होनी चाहिए। चेंज रूम होता है और बहुत बार आप जब फैसिलिटी से बाहर निकल रहे हैं तो चेंज रूम होता है, तो आप वहाँ पर सारे एप्रॉन्स और वो सब ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं। तो इस हिसाब से आप उसको मैनेज करते हैं। तो इसमें एनिमल हाउस एंट्रेंस की ज़रूरत होती है और उसमें बहुत सारी प्लानिंग होती है। बहुत बार तो आपका मैप लगा रहता है पूरी फैसिलिटी का। फिर आप अपने सैनिटाइज करते हैं अपने हाथ को और पूरी तरह से फेस मास्क लगाते हैं, सारी चीज़ें हेड कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंटेन रहती हैं। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट चीज़ है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एरिया। एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एरिया है तो वो से बहुत बार ये फैसिलिटी में हर एनिमल्स के लिए स्पेसीज वाइज अलग अलग एक्सपेरिमेंट एरिया होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाना चाहते हैं फैसिलिटी तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज एक ही फैसिलिटी, एक ही एक्सपेरिमेंट एरिया होता है। अदरवाइज स्पेसीज वाइज भी आप छोटे छोटे रूम कर सकते हैं। 8x10 के ले सकते हैं, 8x10 फीट के, तो वो भी कर सकते हैं कि अलग अलग स्पेसीज वाइज आप कर सकते हैं। पर जीएलपी नॉर्म्स के लिए आप नॉर्म्स से तो आपको अलग अलग लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि स्पेसीज मिक्स हो जाती हैं, फिर आप कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो ये स्पेसीज वाइज डिफरेंट रखना पड़ता है। पर छोटी लैब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि एक टेस्ट वो मीन्स साइमल्टेनियसली 2 टेस्ट को वहाँ पर एक्सपेरिमेंट एरिया में नहीं रखते। फिर एनिमल्स जब एक्सपेरिमेंट करके एनिमल को स्टोर एरिया में डाल देते हैं
और फिर निकालते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एरिया GLP के नाम से अलग अलग ही होना चाहिए स्पीसीज वाइज। फिर नेक्स्ट है क्वारंटाइन एरिया। क्वारंटाइन एरिया में भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं कि स्पीसीज वाइज, जैसे आप 2 स्पीसीज के एक साथ एनिमल्स मंगा लिए तो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये भी जरूरी होता है कि क्वारंटाइन एरिया भी आप स्पीसीज वाइज अलग अलग रखें। बहुत बार क्या होता है कि स्टोरेज एरिया को ही आपको क्वारंटाइन एरिया अलॉट करके और उधर डबल स्पेसिस को मीन्स एक स्पेसिस वाइज उसको अलॉटमेंट देना पड़ता है और क्वारंटाइन मेंटेन करना पड़ता है। और जैसे क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ तो उसको क्लीन करके फ्यूमिगेशन करके स्टोरेज एरिया को भी आपको क्वारंटाइन एरिया अलॉट करना पड़ता है। स्टोरेज एरिया को ही क्वारंटाइन एरिया को फिर से स्टोरेज एरिया में अलॉटमेंट देना पड़ता है। तो ये स्मॉल लैब्स की बातें हैं, और बड़ी लैब्स तो खुद सारी चीज़ों को अलग ही मेंटेन करती हैं क्वारंटाइन के लिए। फिर क्लीन एंड डर्टी कॉरिडोर्स में आप ये जैसे इसको डर्टी कॉरिडोर ना करके ये भी क्या कहा जाता है, सर्विस कॉरिडोर। तो क्लीन एंड डर्टी कॉरिडोर से थोड़ा समझ में जल्दी आता है। क्लीन एंड डर्टी कॉरिडोर से रिक्वायरमेंट्स इंडिया में तो कंपलसरी है। अगर आप GLP के लिए भी जाएंगे या CPCSC की गाइडलाइंस के हिसाब से भी देखेंगे तो क्लीन एंड डर्टी कॉरिडोर्स दोनों मेंटेन करने पड़ते हैं। मोस्टली तो एक क्लीन कॉरिडोर होता है और उसके बगल में ये मीन्स रूम्स होते हैं। क्लीन कॉरिडोर से अटैच रूम्स होते हैं, फिर उसके बाद डर्टी कॉरिडोर होता है। ऐसा दोनों साइड होता है क्लीन कॉरिडोर के। तो इस हिसाब से अरेंजमेंट मेंटेन की जाती है। तो क्लीन कॉरिडोर में जो है आप सारी सप्लाई क्लीन करते हैं, जिसमें से लेके जब वाटर देना है, फिर फीड देना है एनिमल्स को, तो सब आप क्लीन एरिया से करते हैं। डर्टी कॉरिडोर से आप जो उसके फिसिस हैं और डर्टी हस्क हैं वो सब निकालते हैं। जो वेडिंग मटेरियल्स हैं जो खराब हो गए होते हैं वो उनको साफ करके निकालते हैं। इस हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। फिर आइसोलेशन रूम होता है, बहुत सारे एनिमल्स बीमार हो जाते हैं, तो ये CPCSC गाइडलाइंस के हिसाब से भी और GLP गाइडलाइंस के लिए वो एनिमल्स को सेपरेट करना पड़ता है आपको। जैसे क्वारंटाइन में ही अगर कुछ एनिमल्स आपको लगता है कि वो बीमार हैं या उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उनको आपको शिफ्ट करना पड़ता है आइसोलेशन रूम में, और वहाँ पर वेटनरियन इसको चेक करता है और उनको उस हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। हिस्टोपैथोलॉजी लैब ये जरूरी नहीं है कि आप एनिमल फैसिलिटी में बनाएं, पर ये अटैच होना ज़्यादा अच्छा रहता है और इजी रहता है अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी फैसिलिटी से अटैच रखें। और मोस्टली तो इसे बाहर रखना चाहिए, बाहर रखें तो अच्छा है, पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इसके साथ पड़ती हैं, तो आप ज़्यादा दूर ना रख के बाहर रख सकते हैं जहाँ ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब। पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे कि वहाँ पर जब टिश्यूज को कटिंग करते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, तो उस टाइम बहुत सारी गैसेस निकलते हैं, जाइलिन की स्मेल आती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हिस्टोपैथोलॉजी लैब को डिज़ाइन करना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती, बाहर होती है, इसको दूर रख सकते हैं आप। फिर ये अटैच ना हो एनिमल हाउस फैसिलिटी से तो ही ये काम कर जाएगा। फिर दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन रूम, जो फार्माकोलॉजी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो आपको वहाँ पर ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक एरिया आपको अलॉट करना पड़ेगा जहाँ पर एनिमल्स ला के इंस्ट्रूमेंट रखे हों, वहाँ पर उससे सारे काम कर लें और फिर वहाँ से एनिमल्स शिफ्ट कर दें और इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर रूम में ही रखे रहें। तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंटेशन रूम रखना जरूरी है। फिर ब्रीडिंग मटेरियल के लिए आपको एक रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा अलग से, जिसमें कॉनकॉब रख सकते हो, हस्क रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूम है आपका ऑटोक्लेविंग एरिया और वॉशिंग, जैसे केज हैं ये सब हैं, तो उसको वॉश करने के लिए केज वॉशिंग के लिए एक एरिया होता है, वहाँ से वॉशिंग करके डायरेक्ट ही उसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करके और दूसरी क्लीन एरिया में इसको
अटैच करना चाहिए, जिससे कि सारा जो ये केजेस हैं वो स्टरलाइज कंडीशन में वहाँ पर निकल जाए। और वहाँ पर एक स्टोरेज एरिया आपको मेंटेन करना पड़ेगा, केज स्टोरेज एरिया। तो ये रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली ऑटोक्लेविंग एरिया और वॉशिंग एरिया में। नेक्स्ट है फीड प्रिपरेशन एंड स्टोर रूम। फीड प्रिपरेशन में आपको ये क्लीन एरिया में मेंटेन कर सकते हैं, या बहुत बार क्या होता है कि आपको फीड प्रिपरेशन के लिए फीड के लिए आपको एक पास बॉक्स बनाना पड़ता है, जिसमें ऑलरेडी स्टरलाइज फीड को आप पास करना चाहिए। आप पास बॉक्स से पास कर सकते हैं। तो ये फीड प्रिपरेशन होता है। बहुत बार आपको ऑटोक्लेव करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको पैक्ड करके फुल्ली स्टरलाइज कंडीशन में उसमें इसको एक पैकिंग करके, इसके लिए स्पेशल पैकिंग मटेरियल बैग्स आते हैं, उसमें आप पैक करके इसको फीड को और ऑटोक्लेव कर देते हैं। और उसको एक स्टोर रूम आपके पास, जहाँ पर आप फीड स्टोर करते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पर उसमें एक्सपायरी डेट रखते हैं, जैसे 7 डेज 10 डेज, तो उधर फीड स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूम है आपका नेक्रोप्सी रूम। ये एक रूम है ऐसा जिसमें आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये क्लीन कॉरिडोर से अटैच हो, बट इसको अटैच करने के लिए आपको एक पास बॉक्स मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आपकी एनिमल्स की केज वहां से शिफ्ट करके इसमें आप नेक्रोप्सी रूम में आप उनका डिसेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पायरोजन रूम, ये बहुत सारे जगह रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारी जगह नहीं रिक्वायरमेंट होता। जैसे छोटी लैब्स हैं वो ये मेंटेन करती हैं, और बड़ी लैब्स की इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो नहीं करती इसको मेंटेन। नेक्स्ट है इनहेलेशन रूम। इनहेलेशन रूम ये बहुत सारे स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए इनहेलेशन रूम होते हैं, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिसमें इनहेलेशन, जैसे इनहेलेशन चैम्बर और इनहेलेशन मशीन्स रहती हैं, जिसमें कि इनहेलेशन टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं। यूटिलिटी रूम में आप बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स होता है एनिमल हाउस फैसिलिटी के लिए। फिर एनिमल हाउस एग्जिट एरिया में भी आपको इसमें बहुत एप्रन्स जैसे निकालना है, उसको डिस्पोज करना है। फिर बहुत सारी जो फैसिलिटी में एंट्रेंस के टाइम आपने सारी पीपीईज रखी हैं, उसको डिस्पोज करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए एरिया मेंटेन किया रहता है। और फिर नेक्स्ट है सैंपल स्पेसिमेन्स रिकॉर्ड आर्काइविंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे सैंपल्स आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसे फिर से वेरीफाई करने के लिए इस सैंपल स्पेसिमेन को एक बार मेंटेन करती हैं लैब्स, तो उसके लिए ये एरिया होते हैं। और सारे स्टडी परफॉर्म करने के बाद रिपोर्ट्स एंड रॉ डाटा सारे मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड आर्काइविंग होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको जीएलपी के नॉर्म्स के हिसाब से जरूरी होती है। और छोटी लैब्स में की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी। देखिए आप, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप एक लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है स्मॉल अरेंजमेंट्स में क्या होते हैं। ये ज़्यादा मीन्स थोड़ा सा डीप हो गया है, फिर भी मैंने ये बता देता हूँ। आइडियली देयर शुड बी सेपरेट एरियाज फॉर स्टोरेज ऑफ टेस्ट आइटम्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। बहुत ये होता है कि जैसे टेस्ट सैंपल्स है, बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं कि जिसको मेंटेन करने पड़ते हैं आपको फ्रीज में, या बहुत सारी ऐसी कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है, या जैसे कि कुछ डिसीज इंडस्टिंग एजेंट्स रहते हैं, उनको आपको -40 में रखना पड़ता है, या तो इसके लिए फ्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, डीप फ्रीजर की रिक्वायरमेंट होती है, -80 -40। स्टोरेज कंट्रोल आइटम्स, फिर कंट्रोल आइटम्स के लिए कुछ स्टोरेज रखना रहता है, जिसमें कि आप जैसे कि कुछ वर्किंग स्टैंडर्ड्स रख सकते हो। और स्टोरेज फॉर व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स को आपको स्टोर करने के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एनिमल हाउस फैसिलिटी में आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं। हैंडलिंग ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल्स, बहुत सारी मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो ऑपरेट हो जाते हैं, जैसे ही आप खोलते हैं या करते हैं। वेइंग ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि ये सारी जब डोज प्रिपरेशन एरिया में ये सारी चीज़ें
देखी जाती हैं। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट डोसेस फ्रॉम, जैसे अब बहुत सारी स्टडी में ऐसी ज़रूरत होती है कि आपकी फीड के अंदर ही आपको मेडिसिन एनिमल्स को देना रहता है, या लिक्विड में ओरल प्रिपरेशन के अंदर, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको जैसे ज़रूरत होती है बहुत मिक्सिंग की, फिर मोटर पिस्टल और ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कर सकते हैं। फिर वो प्रिपरेशन बन जाए तो उसको पूरी तरह से होमोजेनाइज और वो करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। स्टोरेज, प्रिपरेशन, प्रिपेयर डोज, बहुत बार वैसे तो एनिमल्स को जो डोजिंग दी जाती है वो फ्रेशली प्रिपेयर करके दिया जाता है, पर बहुत बार क्या है कि आपके पास स्टोर करने के लिए, डोज के लिए आपको रखने के लिए कुछ फैसिलिटी बना के रखनी पड़ती है स्टोर रखने के लिए, और एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है कि इक्विपमेंट्स क्लीन करने के लिए। जैसे आप वेइंग किए, वेइंग करने के बाद बहुत सारे मीन्स पाउडर मटेरियल किया है, तो वो थोड़ा सा डस्ट इधर उधर हो जाता है, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है। फिर जैसे आपने कोई बीकर यूज़ किया है, या कोई फनल, या कोई ये सारे इक्विपमेंट्स आपने ग्लास मटेरियल्स यूज़ किए हैं, तो वो वॉश करने के लिए आपको उसके लिए भी प्लानिंग ऑलरेडी प्लान करके रखना पड़ता है कि उसकी वो कहाँ पर वॉश किए जाएंगे, वॉश बेसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ पर आपको अरेंज करना है, वो सब पहले से सोच के रखना पड़ता है। ऑफिसेस और रिफ्रेशमेंट रूम, ये तो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पर ये भी जरूरी होते हैं। और फिर एक छोटी सी अरेंजमेंट ये होती है क्लीनिंग एरिया में, बहुत बार कि एक्सीडेंटल बहुत आँख में कुछ चला गया है उसके लिए, तो उसके लिए आपको आई वॉशर भी लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। फिर चेंजिंग रूम्स हैं, चेंजिंग रूम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिर मेन पावर रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, तो ये टेस्ट फैसिलिटी मैनेजर होना चाहिए एक, वो मोस्टली एक ही होता है एक जीएलपी लैब में। फिर एनिमल हाउस फैसिलिटी इंचार्ज, मोस्टली वेटनरियन होता है। स्टडी डायरेक्टर्स होते हैं जो अपनी स्टडीज परफॉर्म करते हैं, उसमें फार्माकोलॉजिस्ट हो सकता है, बायोकेमिस्ट भी हो सकता है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है, का पर्सन भी हो सकता है, और उसके साथ कुछ असिस्टेंट्स रखे जाते हैं। ये मैंडेटरी नंबर्स नहीं है, फिर भी ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीन्स अगर आप जीएलपी ले रहे हो तो आप एटलीस्ट टू स्टडी डायरेक्टर्स रख सकते हैं जो साइमल्टेनियसली स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। या अगर आप फार्माकोलॉजी की स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं तो आप तो इसमें से एक रखें या दो रखें, आप पे डिपेंड करता है। पैथोलॉजिस्ट एक मैंडेटरी होता है अगर आप जीएलपी ले रहे हो तो, और उसके साथ आपको प्रोसेक्टर्स होना है, मीन्स हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए जो उसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं, जैसे कि टिश्यू कटिंग और स्लाइड बनाना, सारी चीज़ें इसमें आते हैं। और फिर नेक्स्ट है उसके साथ लैब अटेंडेंट चाहिए। और क्वालिटी एश्योरेंस में आपको क्वालिटी एश्योरेंस एक इक्विवेलेंट पोस्ट है टेस्ट फैसिलिटी मैनेजर के, तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जीएलपी लैब में विद 4 असिस्टेंट्स, और असिस्टेंट की भी ज़रूरत होती है जिनके कुछ ऑडिट्स होते हैं स्टडी स्टार्ट होने के पहले और स्टडी कंप्लीट होने के बाद, और वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन्स। फिर आईटी प्रोफेशनल्स एंड मेंटेनेंस ऑफिसर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बार ये रिक्वायरमेंट हमेशा होती है कि कोई जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो वो कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी और सारी चीज़ें देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें। मेंटेनेंस ऑफिसर्स बहुत सारे होते हैं कि बहुत बार टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, वो इंचार्ज फैसिलिटी इंचार्ज के साथ मिलके सारी चीज़ें मेंटेन करते रहते हैं। फिर बहुत बार एचवैक सिस्टम बिगड़ गया या और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेनेंस या कुछ करेक्शंस करना है फैसिलिटी में, तो ये सारे काम के लिए मेंटेनेंस एक ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ता है। फिर परचेस ऑफिसर्स, जिसमें केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स आपको प्री प्लान करके रखने पड़ते हैं कि जैसे आपकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है उससे 1 या 2 महीने पहले से आपको सारी चीज़ों को परचेस करना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स
और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, सारी चीज़ें सब देख के रखना पड़ता है। नेक्स्ट मार्केटिंग पर्सन्स होते हैं जो काम लेके आते हैं। मैक्सिमम मार्केटिंग के लिए कुछ पर्सन जो बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन्स होते हैं वो मार्केटिंग्स में आते हैं, और वो फैसिलिटी जैसे CROs रन करना है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी में या जैसे पेस्टिसाइड कंपनी में और सारी जगह अपने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, तो ऐसी कंपनी को पकड़ के वहाँ पर से बिजनेस लेके आते हैं। इसके लिए मैं बिजनेस स्कोप्स में आपको बताऊंगा डिटेल में। इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये पूरी चीज़ें बताऊंगा। उसमें बहुत सारे फील्ड हैं, कहाँ से ये फैसिलिटी के लिए बिजनेस आ सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आगे बिजनेस स्कोप में बताऊंगा, ये फैसिलिटी के लिए बिजनेस कहाँ से आते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट, आर्काइविस्ट और अकाउंटेंट, HR, ये तो एक फैसिलिटी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। वो अगर ये फैसिलिटी बहुत बड़ी लैब के साथ बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसमें होते हैं, अदरवाइज आपको फिर से ये लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। फिर टू लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट, जो एनिमल हाउस फैसिलिटी है उसमें लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी स्टडीज को प्लानिंग करने से के लिए वो बंदे की जरूरत होती है, लैब असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। उसमें स्टडी स्टार्ट करने से लेके अंत तक लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वो एनिमल हैंडलिंग में एक्सपर्ट होने चाहिए और बहुत सारी डोजिंग में और सारी चीज़ों में उनकी मीन्स उनका एक अहम रोल है इसमें। फिर लैब अटेंडेंट होते हैं जो फैसिलिटी को क्लीन और वो टाइम पे करने के लिए जरूरत है। फिर केज वॉशिंग से लेके केज वॉश है, फिर फैसिलिटी की फ्लोर क्लीनिंग के लिए और सब चीज़ों के लिए लैब अटेंडेंट की जरूरत होती है। ये नंबर्स आप अपने हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एडवाइजरी, अब फैसिलिटी चलानी है तो एडवाइजरी कंसल्टेंट आपको रखने पड़ते हैं हर टाइप के, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। जैसे साइंटिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हों, तो उस एडवाइजरी कंसल्टेंट से ये फायदा होता है कि अगर आपकी टीम में, तो वो टाइम पे आके इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं वो अपने बिजनेस आइडियाज या रिसर्च आइडियाज शेयर करते रहते हैं। तो इससे क्या है कि एक टीम को काम करनी चाहती है इस फील्ड में, तो उसे कुछ आइडियाज मिलते रहते हैं, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो एडवाइजरी कंसल्टेंट बहुत सारी जगह कुछ काम अटक जाते हैं, तो अगर ऐसी ये एडवाइजरी कंसल्टिंग कुछ हर महीने में एक विजिट हो या हर 2 महीने 3 महीने पे, तो वो कुछ काम जो अटके रहते हैं उसमें डिस्कशन करके सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो एडवाइजरी कंसल्टेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी टीम रखना एक बहुत अच्छी मीन्स रिक्वायरमेंट होती है, पर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी इसे एक अहम पहलू माना जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। ये सब चीज़ें कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड होती हैं। इट्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको फैसिलिटी बनानी है प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पहले से आपके माइंड में पता होना चाहिए आपको GLP फैसिलिटी बनानी है या नॉन GLP फैसिलिटी बनानी है। अगर नॉन GLP बनानी है उसकी प्लानिंग डिफरेंट है, उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और GLP फैसिलिटी बनानी है तो उसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर डिज़ाइन करना पड़ेगा GLP फैसिलिटी। उसके बेनिफिट्स क्या हैं मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, जिसमें बिजनेस प्रपोजल वाले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही डिफरेंस दिखेगा आपको। लोकेशन ऑफ द लैबोरेटरी बहुत जरूरी है कि आपका लैब की लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, आप फ्यूचर में और डेवलप करना चाहते हैं या कुछ लिमिटेड एरिया में आप प्लान कर रहे हैं, उसकी फिर कितनी लेबोरेटरी एरिया क्या है अभी फिलहाल जो एक्वायर्ड है। और दूसरी चीज ये देखना है कि जो स्टडी प्लान टू बी परफॉर्म, बहुत सारी इसमें स्टडीज होती हैं। आप GLP लेना चाहते हो, एक छोटी फैसिलिटी भी GLP ले सकती है, बट वो सिर्फ कुछ स्टडीज की क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है।
तो वो छोटी प्लान कर सकते हैं। छोटा मीन्स जैसे आप एक्यूट और सब एक्यूट के लिए खाली ले लिए 28 डेज और 14 डेज की स्टडीज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा स्टडीज करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम स्टडीज करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना रहता है। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट्स हैं कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो पहले तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर नेक्स्ट है कि आपको मैनेजमेंट फॉर्म करना है, उसका मैनेजमेंट में कौन है, कंपनी रजिस्ट्रेशन में है, सब कुछ आ जाता है उस क्राइटेरिया में ही। तो फिर नेक्स्ट है CPCSC अप्रूवल। जब मैं फैसिलिटी के बारे में डिटेल ज़्यादा बात कर रहा हूँ टेक्निकल, पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है कि फैसिलिटी डिज़ाइन कर लीजिए। पूरी तरह से आपकी फैसिलिटी डिज़ाइन हो गई है तो आप CPCSC एप्लीकेशन कर दीजिए। उसके लिए उसको और डिटेल में हम देखेंगे आगे। और नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ISO सर्टिफिकेशन, फिर FDA की रिक्वायरमेंट, जैसे आप छोटी फैसिलिटी बनाना चाहते हैं तो आप FDA के लिए अप्लाई कीजिए, और जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप FDA के लिए अप्लाई कीजिए। फिर NABL बायोलॉजिकल टेस्टिंग में बहुत सारी, जैसे NABL टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती मोस्टली अगर एनिमल फैसिलिटी आप डाल रहे हैं। फिर भी अगर आप मेडिकल डिवाइस की कुछ प्रोडक्ट्स आप टेस्ट करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी स्टडीज करना चाहते हैं, तो NABL उसमें आपको ज़रूरत हो सकती है, वो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है DSIR। DSIR लेने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर NMGCA GLP, जो आप ये प्रीक्लिनिकल स्टडीज के लिए GLP की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आप GLP लैब बनाना चाहते हैं इसकी अप्रूवल की। फिर ALAC एक्रेडिटेशन से आपकी जो फैसिलिटी होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो जाती है। US FDA ऑलरेडी आप जानते होंगे कि बहुत रेपुटेड रेगुलेटरी है। अब चलो देख लेते हैं CPCSC। CPCSC क्या है? CPCSC कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल सुपरविजन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। एक्सपेरिमेंट अगर एनिमल्स पे आप करना चाहते हैं तो आप इंडिया में, तो आपको CPCSC कमिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये परमिशन देती है कि आप एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लार्ज हो या स्मॉल दोनों में। अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो भी CPCSC से परमिशन लेना है, अगर आपको एनिमल्स बेचने हैं फिर भी आपको CPCSC से परमिशन लेना है। और ये CPCSC जो है कि जैसे आपने फैसिलिटी स्टार्ट कर दी तो आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो उसमें उस एप्लीकेशन में बहुत सारे मेंबर्स की, जो इंटरनल मेंबर्स की है, 4 आपको रिक्वायरमेंट होती है, 5 इंटरनल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा। फिर भी मैं ऊपर बता देता हूँ कि आपको इंटरनली 5 मेंबर्स के साथ इसको अप्लाई करना पड़ेगा, और वो मेंबर्स कुछ डेजिग्नेशंस उनके फिक्स रहेंगे। और नेक्स्ट 3 मेंबर्स आउटसाइड मेंबर्स CPCSC अपॉइंट करेगी अपनी तरफ से। फिर ये कमिटी आपको एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक दिन बुला के सबको बिठा के, और आपकी इंस्पेक्शन से लेके एनिमल्स की जितनी भी स्टडीज कंडक्ट होगी ये कमिटी के अंडर में ही होगी। फिर नेक्स्ट है आपका NABL। इसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं है। एनिमल्स की रिक्वायरमेंट, NABL की रिक्वायरमेंट्स, ये अगर प्रीक्लिनिकल स्टडी लैब बनाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप मेडिकल डिवाइस से आप बिजनेस कर रहे हैं मेडिकल डिवाइस के लिए, तो आपको NABL लेना ज़रूरी होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अगर मेडिकल डिवाइस देखें तो GLP को प्रेफर करती हैं, बट वो NABL से सेटिस्फाई हो जाती है। तो आप NABL ले सकते हैं। इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर आपको अपॉइंट करना पड़ता है अपने फैसिलिटी में, और ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं ISO 17025 के लिए लैब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग्स आपको दिलानी पड़ती है।
जैसे क्वालिटी मैनेजर होता है तो ISO 17025 की उसकी ट्रेनिंग दिला दीजिए, और टेक्निकल मैनेजर को इवोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी की ट्रेनिंग दिला दीजिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स इसमें पूरी हो जाती है। इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन फॉर कैलिब्रेशन लेबोरेटरी ILC का जो है इसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी ये अगर ट्रेनिंग दिला देंगे तो ILC करने के लिए आपको इजी होता है। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, क्वालिटी मैनुअल्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और SOPs। ये सारी चीजें बनाने के लिए आपको बना के आप NABL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें प्री असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट दो वो होता है, जिसमें प्री असेसमेंट में आपको फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं सारे, जिसमें एक दूसरे लैब का क्वालिटी मैनेजर या वो अपॉइंट होता है, वो आके आपको चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं कि नहीं, एनिमल्स की NABL की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, वो सारे चेक करता है। फिर वो उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस आते हैं, कंप्लायंस आते हैं, वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट फाइनल असेसमेंट होता है। फाइनल असेसमेंट में आपको क्वालिटी आपकी क्वालिटी से रिलेटेड, मीन्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और टेक्निकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, हैंडलिंग से लेके इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग और सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो उसमें टेक्निकल दूसरी लैब का टेक्निकल मैनेजर ही शायद आपके लिए आता है, और वो चेक करता है कि आपके टेक्निकली कॉम्पिटेंस है कि नहीं, जो बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ पर कंडक्ट हो सकती है कि नहीं स्टडी, सारी चीज़ें इसमें एसेस होती है। तो ये NABL की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर ISO सर्टिफिकेशन की जरूरत थी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ISO 9001 और 208 मीन्स आप ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्वालिटी असेसमेंट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 18001 2007 की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी जरूरत। वैसे तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO ऊपर वाले की जरूरत होती है, ये दोनों की जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर है तो बहुत बेस्ट है। फिर FDA आप क्यों लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत बार क्या है कि एनिमल हाउस फैसिलिटी में FDA की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड हैं, बहुत सारे टेस्ट इसमें ऐसे आते हैं, मैं आपको बिजनेस स्कोप्स में बताऊंगा कि FDA आप लेंगे तो आपको कौन कौन से टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे स्मॉल स्केल पे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो वो चीजें आपको मैं डिटेल में बिजनेस स्कोप वाले वीडियो में बताऊंगा कि एनिमल हाउस फैसिलिटी डेवलप करके, लैब डेवलप करके आपको बिजनेस स्कोप्स में क्या फायदा हो सकता है FDA लेने से। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर ये वीडियोस में कमेंट्स अच्छे आए तो मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये FDA में, अब इंडिया में जो है, पहले इंस्पेक्शन अगर आप अप्लाई करते हैं एनिमल हाउस फैसिलिटी से रिलेटेड FDA के लिए, तो बहुत सारी स्टेट्स में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में मैंने देखा है कि उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं किया है अभी तक कोई लैब को। पर आप इसमें अप्लाई करके रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो फॉर्म 37 पे आपको जिस पे रिपोर्ट देनी रहती है। इसमें कुछ टेस्ट के नाम आप ले लेता हूँ, जैसे पायरोजन टेस्ट है, एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज है, फिर SAG है, HMG है, FSH जैसे टेस्ट हैं जो आपकी IP और USP में दी गई हैं। उनके टेस्ट बहुत महंगे टेस्ट होते हैं, और कुछ जैसे कुछ सस्ते भी होते हैं, कुछ बहुत महंगे टेस्ट होते हैं, जिसको आप परफॉर्म करके अप्रूवल लेके फॉर्म 37 पे आप रिजल्ट दे सकते हैं, और उसमें आप पेटेंसी टेस्ट करते हैं। तो ये छोटी लैब्स के लिए अच्छा बिजनेस का स्कोप हो सकता है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसके लिए आप लेते ही हैं, तो उसके साथ ये भी आप कर सकते हैं। फिर आयुष के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक चीज है। नेक्स्ट है कि जैसे आप लैब सेटअप करते हैं और बड़ी लैब बनाना चाहते हैं, तो ये सारी स्टडीज के नाम हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। इसमें एक्यूट स्टडीज हैं,
एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी माइस रैट पे होती है, दोनों पे परफॉर्म होते हैं। स्किन सेंसिटाइजेशन स्टडीज गिनी पिग पे होती है। प्राइमरी स्किन इरिटेशन ये अब मोस्टली तो रैबिट पे करने के लिए बैन हो गया, पर रैट्स पे अभी भी परफॉर्म होती हैं। ये पेस्टिसाइड्स वाले लैब्स में पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो टेस्टिंग होती हैं जिस एनिमल फैसिलिटीज में, तो उसमें ये इरिटेशन ये स्टडीज होती हैं। रैबिट पे तो इतनी परफॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट एक्यूट इनहेलेशन स्टडीज कर सकते हैं। मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आता है और बहुत महंगा आता है, उसको भी आप, इसीलिए मैंने वो पॉइंट डाला था कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं लैब सेटअप के लिए। एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज, एक्यूट इंट्रापेरेंटल, ये एक्यूट इंट्रापेरिटोनल स्टडीज, ये अलग अलग चीजें हैं, ये डिफरेंट रूट के हिसाब से स्टडीज भी होती हैं। तो उसके लिए एक्यूट आई इरिटेशन स्टडीज रैट पे भी होती है, ये भी डिफरेंट है। एक्यूट स्टडीज होती हैं, फिर सब एक्यूट स्टडीज जिसमें 7 डेज से 28 डेज स्टडीज होती हैं। फिर सब एक्यूट, सब क्रोनिक स्टडीज, जो ये सारी स्टडीज हैं ये बड़ी लैब्स करती हैं। सब एक्यूट सब क्रोनिक स्टडीज हैं। 90 डेज 180 डेज रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी स्टडीज, फिर कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज, neurotoxicity studies, repeated dose infusion studies, one generation reproductive toxicity studies, reproductive and development toxicities, prenatal development toxicity studies, 2 generation reproductive toxicities, combined reproductive development toxicities, segment 1 2 3 studies, development neurotoxicity studies। ये सारी स्टडीज जो है बड़ी लैब्स करती हैं। फिर ये इन विट्रो स्टडीज हैं जो अगर आप फैसिलिटी डाल रहे हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी स्टडीज के साथ ये स्टडीज करनी रहती हैं। इसमें एक बार ये लैब सेटअप्स हो जाती हैं तो ये सारी स्टडीज इजीली हो जाती हैं, परफॉर्म हो जाती हैं। अब जीएलपी डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर जीएलपी अगर लेना चाहते हो, बड़ी लैब सेटअप करना चाहते हो, तो उसमें एसओपीज बनानी है आपको, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट डेवलप करना है पूरी तरह से, फिर मास्टर शेड्यूल से पूरी ईयर का पूरी प्लानिंग कर लेनी पड़ती है कि आपको उसके पूरी ईयर के मीन्स पूरे साल के दौरान कौन कौन से इवेंट्स हैं उसको पूरी तरह से डिज़ाइन करनी पड़ती है। वो पहले से डिज़ाइन कर लेना था, वो मास्टर शेड्यूल्स में आता है, इंस्पेक्शंस कौन से हो सकते हैं, फिर क्वालिटी मैनुअल बनाना पड़ता है। ये तो एनएबीएल की रिक्वायरमेंट्स है, फिर भी अगर आप जीएलपी के लिए बना रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड एसक्यूपी और स्टडी प्रोटोकॉल्स आपको डिज़ाइन करके रखने पड़ते हैं। जैसे सब एक्यूट है, सब क्रोनिक है, तो उसकी प्लानिंग पहले से रहती है, उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, सीड्स ऑलरेडी डिज़ाइंस होती हैं, पहले से डिज़ाइन करके रखनी पड़ती है। फिर ट्रेनिंग्स, फिर बहुत सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट करनी रहती है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर एसओपीज़ की सारी ट्रेनिंग करानी पड़ती है आपको टाइम पे, फिर आर्काइविंग करना पड़ता है सारी चीज़ों का, डॉक्यूमेंट्स से लेके सारी चीज़ें आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए जीएलपी डॉक्यूमेंटेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। पर ये सब सेटअप करना नेक्स्ट है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पूरी करनी रहती है। बिजनेस स्कोप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं, तो इसमें आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बिजनेस स्कोप वाले वीडियो में आपको कितना इंटरेस्ट है फ्यूचर, उसके बारे में आप बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से आपको वो वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि बिजनेस स्कोप में आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप ये लेबोरेटरी सेटअप करते हैं, तो कहाँ से आपको बिजनेस आएगा और बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ, प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं बता सकता। और तो चलो देखते रहिए मेरे चैनल रिसर्च नीड्स को और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपकी आगे की रिक्वायरमेंट्स क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड्स। थैंक यू।